तो आज हम बात करते हैं अभी उलेमा वर्ग की बात करते हैं वैसे, यानी जो राज्य था और उसमें उलेमा वर्ग में मतलब क्या क्या उनके बीच में संबंध थे, या फिर एक तरह से हमें क्या क्या गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं। और जब से भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई है 1206 के बाद से, अगर सल्तनत काल की बात करते हैं, तो उलेमा वर्ग का शासन में एक महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जब सुल्तान ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उलेमा वर्ग एक तरह से हमें इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि वो लोग बार बार एक आग्रह करते हैं कि शासन में किस प्रकार की बदलाव हो। उनकी हमेशा एक ही बात हो रहती है कि जो शासन की जो स्वरूप है वो इस्लामिक हो, जो पूर्ण रूप से सत्ता उनकी इस्लामिक सत्ता हो। और ये लोग सिर्फ इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने की बात करते हैं ऐसा नहीं था, इसके साथ साथ बहुत सारे जो उसमें के रिचुअल्स थे, जो यानी मुस्लिम्स के जितने भी रिचुअल्स थे, रिलीजियस जो रिचुअल थे या फिर कल्चरल जो इवेंट्स होते थे, उसमें उलेमा वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। जिस प्रकार से हम देखते हैं हिंदू समाज में जो पंडित वर्ग होता है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। वैसे ही जो इस्लाम है वहाँ पर भी हमें इस तरह का एक तरह से हमें देखने को मिलता है। और दूसरा फिर ये कहें कि मतलब प्रशासन को क्यों आवश्यकता थी इन लोगों की। प्रशासन को आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इनका जो कहते हैं कि जनता के साथ डायरेक्ट टच था या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था एक तरह से। और जैसे भी हम जब भी हम जैसे उसकी बात करते हैं कि डिवाइन थ्योरी प्रिंसिप की बात करते हैं, या फिर राजत्व के देवी सिद्धांत की बात करते हैं, तो हमेशा हमें अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं या प्राचीन काल की बात करते हैं, तो फिर जितने भी जो धार्मिक गुरु रहे हैं उनकी ज़रूरत हमेशा महसूस की गई थी राजसत्ता को स्थापित करने के लिए, विस्तारित करने की। तो जो कार्य तो ये जो एक तरह से शासक को पूर्ण रूप से खुश करने का प्रयास करते थे हमेशा, और चाहे कैसा भी कार्य हो, अनुचित उचित वगैरह, तो उसका ये ध्यान इतना नहीं रखते थे। हालांकि हर वर्ग के हर प्रकार के उलेमा हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे बिल्कुल थे जो हमेशा नियम के अनुसार, जो इस्लामिक नियम थे उसके अनुसार चलते थे, और कुछ लोग उन नियमों का पालन भी करने से कतराते भी थे। वो हर प्रकार की समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, वे तो वैसे ही यहाँ पर भी थे। तो कुछ उलेमाओं ने, जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो अध्यापन का कार्य करते थे, यानी जो उसमें जो एक तरह से हमें देखने को मिलता है जो मदरसे वगैरह, तो वहाँ पर वो पढ़ाते भी थे। और जो उलेमाए दुनिया है उसको भी दो भागों में बांट सकते हैं आगे चलकर। तो रूढ़िवादी या परंपरावादी उलेमा, यानी जो एक तरह से पूर्ण रूप से इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ वहाँ पर स्थापित की गई है उसको वैसा ही। और दूसरे थे उदारवादी, यानी जो पहला जो ग्रुप है वो बिल्कुल कुरान और शरीयत के अनुसार एक तरह से इस्लाम को स्थापित करने की बात करता है। उसमें कोई ज़्यादा एक तरह से कहते हैं कि उदारता वाला भाव वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा था उदारवादी और सहिष्णुता, यानी कुछ लोग ऐसे थे उलेमा वर्ग में जो मतलब हर जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह की भी सांस्कृतिक गतिविधियों को वो अपने अधीन, मतलब एक तरह से सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती थी उसको भी अकोमोडेट करने की बात करते हैं। और इसीलिए इस वर्ग के जो लोग थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाते हैं। वो जितने मतलब वो कहते हैं कि उनकी जो एक तरह से पॉपुलरिटी थी वो अपने धर्म से निकल करके दूसरे जो वर्गों के लोग थे या धर्मांत या पर संप्रदायों के लोग थे वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाती थी। तो इस तरह का भी हमें एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। और उलेमा वर्ग में कुछ ऐसे लोग थे जो सरकारी राज्य की नौकरी करना चाहते थे, या राज्य के साथ या फिर शासक वर्ग के साथ अपने नज़दीक संबंध रखना चाहते थे, तो उनके भी कुछ पद होते थे। जैसे अगर हम देखें सदर उस शुदूर, यह धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था। राजकीय दान विभाग उसी के अधीन होते थे, और वह जन साधारण को धर्म अनुयायी बनने का प्रबंध करता था। यानी कोई अगर मुस्लिम बनना चाहता है तो उसका प्रबंध ये लोग करते थे। मस्जिदों, मज़ारों, मकबरों, खानकाओं, मदरसों, मकतबों आदि के निर्माण रक्षा के लिए यही विभाग दान वगैरह धन इकता या फिर जागीर देता था। वहीं साधु संतों, मुल्ला मौलवियों, अनाथ अपाहिजों की ओर से राज्य को सहायता भी देते थे लोग।
इस विभाग का जो संपूर्ण धन केवल मुस्लिम जनता के लिए व्यक्तिगत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग इस जो विभाग था उसका क्लियरली पहले से ही डिफाइंड था कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम जनता को या फिर मुस्लिम जो लोग हैं उनको ही, उनके ऊपर ही एक तरह से सारा जो धन वगैरह है या फिर जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो उनको ही जारी करेंगे। और इसका जितने भी हम चाहे उस सल्तनत काल की बात करते हैं या ऐसे मुग़ल काल की बात करते हैं तो हमें एक तरह से इनके इस विभाग के लिए एक अलग कोष की व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसमें अधिकतर जो ज़कात से जो पैसा आता था, ज़कात एक कर होता था मुस्लिम समाज का, जो आय का एक हिस्सा उनको देना होता था, तो वो ज़कात से जो कर आता था वो इसी विभाग में भेजा जाता था एक तरह से। दूसरा महत्वपूर्ण जो पद था वो काजी ममालिक था। काजी मामलिक मुख्य न्यायाधीश के बाद वह एक तरह से यानी मुख्य न्यायाधीश था एक तरह से, और सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। वह मुख्य अपीलीय न्यायालय का मुख्य अपीलीय शासक मुख्य न्यायाधीश होता था। यानी जितने भी अपील शासक से पहले, शासक सुल्तान के बाद सबसे लास्ट में जाती थी और उनसे पहले एक तरह से ये वो था। यानी जिस तरह से कई बार आज भी हम देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से न्यायालय का अंतिम वो है, मतलब स्थान है जहाँ पर न्याय मिलता है। मगर उसके बावजूद भी किसी शासक, किसी व्यक्ति को अगर कोई एक तरह से वो मिल जाती है, यानी एक तरह से हम कहें कि मतलब किसी को फांसी मिल जाती है या फिर उम्र कैद हो जाती है, तो वो मर्सी पेटिशन डाल सकते हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सजा को माफ़ भी कर सकता है, कम कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी काजी मलिक उस समय का एक तरह से जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वैसा ही पद हमें देखने को मिलता है। अधीनस्थ न्यायालयों में वह काजियों को, यानी जो काजी जो लोग थे उलेमा वर्ग में ये आते हैं काजी भी, ये काजियों को सभी फैसलों, फौजदारी या दीवानी की अपील यहाँ भेज सकता था। यह राज्य का धार्मिक मामलों की देखरेख करता था एक तरह से। यहाँ पर यह था कि जिस तरह से आज हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका शासन के साथ कोई संबंध नहीं होता है, यानी एक तरह से इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। मगर काजी मामले के उस समय एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसका सुल्तान के साथ और राज्य से गहरा संबंध होता था। और वह मदरसों की देखभाल और विद्वानों, जरूरतमंदों, जो दरवेश होते थे, यानी एक तरह से जो साधु संत होते थे इस्लामिक, उनको खैरात यानी दान देना भी एक सरकारी होता था। और इस हैसियत से उसे सदर उस शदूर भी समझा जाता था। यानी अगर दान देने की बात आती है, हालांकि दान देने का जो सारा जो सिस्टम था वो सदर उस शदूर के पास था। तो ये एक तरह से हमारा आज का हम उलेमा वर्ग के बारे में देखते हैं, और इसके बारे में कल फिर बात करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। हाँ भैया से सूरजमुखी रहने आगे सर समझ में। तो ये वो पिछली बार जो आपने पटना से ली थी उसमें भी थे ना ये सदर सुदूर, मतलब उसका। हाँ हाँ, क्योंकि जैसा उलेमा है ना? वर्ग जैसा उलेमा वर्ग हाँ, सल्तनत उलेमा वर्ग भी था ना उसमें। तो जैसा उलेमा वर्ग सल्तनत हाँ काल हाँ में था वैसा है में मुगल बादशाह इसमें मिलता है। हाँ जी सर। सुल्तान का पद बदला है, बादशाह बना है। सुल्तान का पद बदला है मगर बादशाह बना है। बाकी जो व्यवस्थाएं थी उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। चलो बाकी फिर इसे कल करते भाई, ठीक है। तो ये जो एक तरह से शासक को पूर्ण रूप से खुश करने का प्रयास करते थे हमेशा, और चाहे कैसा भी कार्य हो, अनुचित उचित वगैरह, तो उसका ये ध्यान इतना नहीं रखते थे। हालांकि हर वर्ग के हर प्रकार के उलेमा हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे बिल्कुल थे जो हमेशा नियम के अनुसार, जो इस्लामिक नियम थे उसके अनुसार चलते थे, और कुछ लोग उन नियमों का पालन भी करने से कतराते भी थे। वो हर प्रकार की समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, वे तो वैसे ही यहाँ पर भी थे वैसे। तो कुछ उलेमाओं ने, जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो अध्यापन का कार्य करते थे, यानी जो उसमें जो एक तरह से हमें देखने को मिलता है जो मदरसे वगैरह, तो वहाँ पर वो पढ़ाते भी थे। और
जो उलेमाए दुनिया है उसको भी दो भागों में बांट सकते हैं आगे चल के। तो रूढ़िवादी या परंपरावादी उलेमा, यानी जो एक तरह से पूर्ण रूप से इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ वहाँ पर स्थापित की गई है उसको वैसा ही होना। और दूसरे थे उदारवादी, यानी जो पहला जो ग्रुप है वो बिल्कुल कुरान और शरीयत के अनुसार एक तरह से इस्लाम को स्थापित करने की बात करता है। उसमें कोई ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि उदारता वाला भाव वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा था उदारवादी और सहिष्णुता, यानी कुछ लोग ऐसे थे उलेमा वर्ग में जो मतलब हर जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह की भी सांस्कृतिक गतिविधियों को वो अपने अधीन, मतलब एक तरह से सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती थी उसको भी अकोमोडेट करने की बात करते हैं। और इसीलिए इस वर्ग के जो लोग थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाते हैं। वो जितने मतलब वो कहते हैं कि उनकी जो एक तरह से पॉपुलरिटी थी वो अपने धर्म से निकल करके दूसरे जो वर्गों के लोग थे या धर्मांत या संप्रदाय के लोग थे वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाती है। तो इस तरह का भी हमें एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। और उलेमा वर्ग में कुछ ऐसे लोग थे जो सरकारी राज्य की नौकरी करना चाहते थे या राज्य के साथ या फिर शासक वर्ग के साथ अपने नज़दीक संबंध रखना चाहते थे, तो उनके भी कुछ पद होते थे। जैसे अगर हम देखें सदर उस शुदूर, सदर उस शुदूर यह धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था। राजकीय दान विभाग उसी के अधीन होते थे और वह जन साधारण को धर्म अनुयायी बनने का प्रबंध करता था। यानी कोई अगर मुस्लिम बनना चाहता है तो उसका प्रबंध ये लोग करते थे। मंदिरों मस्जिदों मज़ारों मकबरों खानकाओं मदरसों मकतबों आदि के निर्माण रक्षा के लिए यही विभाग दान वगैरह धन इकता या फिर जागीर देता था। वहीं साधु संतों मुल्ला मौलवियों अनाथ अपाहिजों की ओर से राज्य को सहायता भी देते थे ये लोग। इस विभाग का जो संपूर्ण धन केवल मुस्लिम जनता के लिए व्यक्तिगत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग इस जो विभाग था उसका क्लियरली पहले से ही डिफाइंड था कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम जनता को या फिर मुस्लिम जो लोग हैं उनको ही, उनके ऊपर ही एक तरह से सारा जो धन वगैरह है या फिर जो ग्रांट्स वगैरह हैं वो उनको ही जारी करेंगे। और इसका जितने भी हम चाहे उस सल्तनत काल की बात करते हैं या फिर मुग़ल काल की बात करते हैं तो हमें एक तरह से इनके इस विभाग के लिए एक अलग कोष की व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसमें अधिकतर जो ज़कात से जो पैसा आता था, ज़कात एक कर होता था मुस्लिम समाज का, जो आय का एक हिस्सा उनको देना होता था, तो वो ज़कात से जो कर आता था वो इसी विभाग में भेजा जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण जो पद था वो काजी ममालिक था। काजी मामलिक मुख्य न्यायाधीश के बाद वह एक तरह से यानी मुख्य न्यायाधीश था एक तरह से, और सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। वह मुख्य अपीलीय न्यायालय का मुख्य अपीलीय शासक मुख्य न्यायाधीश होता था। यानी जितने भी अपील शासक से पहले शासक सुल्तान के बाद सबसे लास्ट में आती थी और उनसे पहले एक तरह से ये वो था। यानी जिस तरह से कई बार आज भी हम देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से न्यायालय का अंतिम वो है, मतलब स्थान है जहाँ पर न्याय मिलता है। मगर उसके बावजूद भी किसी शासक किसी व्यक्ति को अगर कोई एक तरह से वो मिल जाती है, यानी एक तरह से हम कहें कि मतलब किसी को फांसी मिल जाती है या फिर उम्र कैद हो जाती है, तो वो मर्सी पेटिशन डाल सकते हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सजा को माफ़ भी कर सकता है, कम कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी काजी मलिक उस समय का एक तरह से जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वैसा ही पद हमें देखने को मिलता है। अधीनस्थ न्यायालयों में वह काजियों को, यानी जो काजी जो लोग थे उलेमा वर्ग में ही आते हैं काजी भी, ये काजियों को सभी फैसलों फौजदारी या दीवानी की अपील यहाँ भेज सकता था। यह राज्य का धार्मिक मामलों की देखरेख करता था एक तरह से। यहाँ पर यह था कि जिस तरह से आज हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका शासन के साथ कोई संबंध नहीं होता है, यानी एक तरह से इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। मगर काजी मामले के उस समय एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसको सुल्तान के साथ और राज्य से गहरा संबंध होता था। और वह मदरसों की देखभाल और विद्वानों जरूरतमंदों जो दरवेश होते थे, यानी एक तरह से जो साधु संत होते थे इस्लामिक, उनको खैरात यानी दान देना भी एक कार्य होता था। और इस हैसियत से उसे सदर उस शदूर भी समझा जाता था। यानी अगर दान देने की बात आती है, हालांकि दान देने का
जो सारा जो सिस्टम था वो सदूर के पास था। तो ये एक तरह से हमारा आज का हम उलेमा उरग के बारे में देखते हैं, और इसके बारे में कल फिर बात करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। हाँ भैया से सूरजमुखी रहने आ गई सर, समझ में। सर ये वो पिछली बार जो आपने पटना से ली थी उसमें भी थे ना ये सदर सुदूर, मतलब उसका हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जैसा उलेमा है ना? उरग जैसा उलेमा उरग हाँ, सल्तनत काल में उले था। मावरक भी था ना उसमें। हाँ, तो जैसा उलेमा उरग सल्तनत हाँ काल हाँ। में था, वैसा है में मुगल बादशाह इसमें मिलता है। कि हाँ जी सर। सुल्तान का पद बदला है मगर बादशाह बना है। सुल्तान का पद बदला है मगर बादशाह बना है। बाकी जो व्यवस्थाएं थी उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। चलो बाकी फिर इसे कल करते हैं भाई। ठीक है।